देखिए बेटा लास्ट क्लास में हमने भाई चैप्टर जो चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, विद्युत रसायन, सही है, ठीक है। और इसमें लास्ट टॉपिक कौन सा किया था? ओके, डैनियल सेल कंप्लीट देख लिया था थोड़ा ओवरव्यू में ना। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ वापस से कि डैनियल सेल में एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या क्या था। इंपॉर्टेंट बेटा अच्छे से ध्यान से रखना है ना। डैनियल सेल जो है ना गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का ही एक टाइप है, उसी का एक एग्जाम्पल है ना। तो आपसे गैल्वेनिक सेल पूछे या वोल्टिक सेल पूछे या डैनियल सेल पूछे, तीनों में से जो भी पूछा जाए मतलब इसी के बारे में बात करनी है, ठीक है। बाकी इसका जो मेन था वो तो 3-4 अलग अलग मैं बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में। अब सुनिएगा बेटा, डैनियल सेल में ऐसा कुछ था बेटा, 2 अलग अलग कंटेनर लिए थे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ रखा था, एक इलेक्ट्रोड यहाँ रखा था। एक बनाया हमने एनोड, एक बनाया हमने कैथोड, सही है ना, ऐसे था, ठीक है। अच्छा, एनोड और कैथोड को आपस में ऐड कर दिया था, ठीक। अच्छा, दोनों को आपस में किससे जोड़ा था बेटा? लवण सेतु से, सही है, लवण सेतु से आपस में ऐड कर दिया था इसमें। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ था? जल्दी बताओ फटाफट। जिंक का। और इसमें कौन सा सॉल्यूशन भरा था? जिंक सल्फेट। जिस मेटल की आप बात कर रहे हो ना उसी का ही उसमें लवण भरा जाता है। कैथोड किसका बनाया था बेटा? कॉपर का। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा था वो कौन सा भरा था? कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसमें भरा था हमने कॉपर सल्फेट। क्लियर हुई बात है? ठीक है। फिर आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, जो जिंक है ना, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2+ बनाता है, सही है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से गति करते हैं एनोड से कैथोड। क्लियर हुई बात है? ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने के बाद में ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर 2+ और SO4 2- में टूटता है, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन जाकर के कॉपर 2+ के साथ में ऐड हो जाते हैं। कॉपर 2+ के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के कॉपर बन जाता है, ठीक है। सीधी बात ये थी, ये रोड है धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ से हटती रहती है जिंक 2+ के फॉर्म में, है ना, और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और इस पर जो यहाँ से कॉपर 2+ आयन था ना वो इस पर जमा होता रहता है, कॉपर 2+ वाला कॉपर के रूप में। क्लियर बात है? इस पे ऑक्सीकरण हुआ है, ये अपचयन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पात्रों में हो रहे हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष अभिक्रिया, सही है ना। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होगी? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में आपको ये बताया था सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल के रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा बताया था बेटा कि पहले तो आप देखो यहां से, जहां से स्टार्टिंग हुई, जिंक से क्या बना था? जिंक 2+, ठीक है। जिंक से क्या बना था? ये सॉलिड है तो एस सॉलिड भी लिख देते ना। जिंक 2+ बना था और इसके कंसंट्रेशन लिखनी होती है ब्रैकेट में। कंसंट्रेशन नहीं पता तो एक्वस लिख सकते हो, ठीक है, ओके। डबल लाइन आती है, फिर इधर चल जाओ, कॉपर 2+ से कॉपर बनाए 2+, यहाँ आप एक्वस लिख दोगे और फिर लिखोगे कॉपर। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, ठीक है, सेल के प्रदर्शन का तरीका। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई थी। जब सेल की पूर्ण अभिक्रिया लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हटा दिया था हमने, तो ये दोनों को आपस में ऐड करके लिख दिया था। देखो बेटा ध्यान रखना, ये सेल को दर्शाने का तरीका है ना। क्या कह रहा हूं मैं? ये सेल को दर्शाने का तरीका, इन चीजों को ध्यान से समझते रहना। अगर मैं इस दर्शाने वाले तरीके में ऐसा कर दूं, इसके पूर्ण रिएक्शन अभिक्रिया लिखो ना, पूर्ण सेल अभिक्रिया, इससे लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं क्या अपन? वैसे तो उनसे अर्ध से तो लिख ही सकते हैं, क्या इसको देख करके भी लिख सकते हो क्या आप? तो आपको समझ में आ रहा है क्या? जिंक किस में कन्वर्ट होता है? जिंक 2+ में। कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट होता है? कॉपर में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बेटा जिंक से और इधर अभिक्रिया में इस कॉपर 2+ की अभिक्रिया हुई है, ये दोनों अभिकारक है, सही है। और ये दोनों कन्वर्ट होके क्या बनाया होगा? जिंक 2+ एंड कॉपर। क्या बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या कहा है? क्या होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट थोड़ा जल्दबाजी में सोचता है और क्या कर देता है कि इसके इधर वालों को अभिकारक मान लेता है। इसके इधर वाले ना डबल लाइन क्या है ना, इसके इस तरफ वालों को, इसको क्या मान लेता है बेटा? वो अभिकारक, और इसके इधर को मान लेता है उत्पाद। वहाँ गलती हो जाती है स्टूडेंट से,
ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है। सेल की पूर्ण अभिक्रिया को देख करके ही पता चलेगा अभिकारक कौन से, उत्पाद कौन से। इसके हिसाब से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, मतलब दोनों अभिकारक है और ये दोनों उत्पाद है। क्लियर है क्या बात है? तो यहां तक की चीजें हम कर चुके थे कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं इसके आगे। हेडिंग डालो बेटा, सेल पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी सेल विभव लिखना ना। चलो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, है ना। देखो इलेक्ट्रोड विभव की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? आपने देखा एक एनोड अलग था, कैथोड अलग था। मैं वापस से उसको ड्रॉ कर देता हूं ना। ये इसका इलेक्ट्रोड है, ओके। ऐसे इसका कैथोड अलग बनाया हमने। इसमें क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा ये देखो, इसके अंदर सॉल्यूशन जो भी भरा था भर दिया हमने। ओके, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है? सिंगल एक इलेक्ट्रोड का जो विभव आता है उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। चाहे एनोड का निकाल लो, चाहे कैथोड का निकाल लो, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रोड उसके विद्युत अपघट्य में रखा हुआ है। अब हमें ये समझ में आ रहा था कि इसके अंदर तो देखो बेटा, जैसे हमने क्या भरा था, जिंक सल्फेट, सही है। और इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ था? जिंक का, यही था ना। इतनी बात समझ में आई थी आपको कि ये जो जिंक है ना, वो कन्वर्ट होके बनाता था जिंक 2+। ओके, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे थे। अब इससे क्या होता है कि इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये तो बन रहा है धनायन, मतलब इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हो रहा है। सही है भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन देखो, ये जिंक 2+ निकल के इस विलयन के अंदर जा रहा है, तो विलयन हो रहा है धनावेशित, और इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे उधर से। समझ रहे हो? मतलब ये कहना चाह रहा हूं, इसमें क्या होगा, प्लस और माइनस, या फिर ऐसे बोल लो थोड़ा सा आवेश का अंतर आता है ना। ये आवेश का अंतर आता है इस धनायन ऋणायन की वजह से, जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। सिमिलर इधर आओगे, ये किसका बना था बेटा? कॉपर का। और सॉल्यूशन जो भरा था उसमें वो क्या भरा था? कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब ऐसा कह रहे हैं हम कि इसमें भी क्या हुआ था, ये सॉल्यूशन टूटा था अलग अलग, कॉपर 2+ और SO4 2-। इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़े थे, ये जाकर के सीधा इस पर जमा हो रहा था, ऐसे ही कुछ चल रहा था ना, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, इनमें चार्ज अलग अलग होने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रोड तथा उसके विद्युत अपघट्य में, ठीक है, दोनों पर अलग अलग चार्ज आवेश होने की वजह से एक विभव उत्पन्न होता है। इस इलेक्ट्रोड में और इस विद्युत अपघट्य में अलग अलग आवेश होने के कारण एक विभव उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ में आ रही है? किसी भी इलेक्ट्रोड और वो इलेक्ट्रोड जिस अपघट्य में डूबा हुआ है उसके अंदर, इन दोनों में आयनों के अंतर के कारण क्या उत्पन्न होता है? विभव उत्पन्न होता है। और उस आयनों के अंतर के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है ना, उसी को क्या नाम दे रहे हैं हम? इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हुई क्या बात? इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है? इस विभव की बात कर रहे हैं बेटा, जो इस इलेक्ट्रोड और इस अपघट्य, इन दोनों में आयनों के अंतर के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक, क्लियर हुई बात? मतलब इस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव अलग निकलेगा, इस कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव अलग निकलेगा। समझ में आई ना बात, है ना? इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ रहा है। अब होता क्या है, नॉर्मली हमें पता है ये एनोड है और इधर वाला क्या है बेटा? कैथोड। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, लाइफ टाइम कभी परेशानी नहीं आएगी, है ना। क्या कह रहा हूं बेटा, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। इस एनोड वाले में हमें पता है कि जिंक वाला है ना,
ये कन्वर्ट होता है और क्या बनाता है, जिंक 2+। सही है क्या, जिंक कन्वर्ट होके क्या बनाता है, जिंक 2+। इस वाले में हमें पता है कैथोड वाले में कि कॉपर 2+ कन्वर्ट होके क्या बनाता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर के। क्लियर हुई बात है, मतलब यहां हो रहा है ऑक्सीकरण और यहां हो रहा है अपचयन। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण, और इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। इतनी बात तो हम पहले से ही जानते हैं, इसमें तो कोई नया नहीं बताया। लेकिन इसके आगे जो बात अब मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना आप, ठीक। देखो इसके आगे जो बात बताना चाह रहा हूं उसको समझना कि अगर मैं मान लो इस एनोड की बात कर रहा हूं, इसके इलेक्ट्रोड विभव को, उसके लिए मैं ई लिख देता हूं। इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या लिखूंगा, ई। अब ये देखो जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखूंगा, जिंक, एक स्लैश लगाऊंगा, जिंक 2+। समझ में आई बात है ना। तो इसको कहेंगे हम, देखो इलेक्ट्रोड विभव तो है ही, पर इलेक्ट्रोड विभव है ना, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है उसके हिसाब से नाम रख देते हैं। इस लाइन से आपको क्या दिख रहा है, जिंक किस में बदल रहा है, जिंक 2+ में। तो ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ, ऑक्सीकरण। अरे जिंक 2+ में बदला, क्या हुआ इसका, ऑक्सीकरण। इसीलिए इसको कहते हैं हम ऑक्सीकरण विभव। और इस विभव को क्या नाम दे रहे हैं हम, ऑक्सीकरण विभव। क्या ये बात समझ में आई है ना भाई। इलेक्ट्रोड विभव तो है ही, पर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार से होगा, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। अगर ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो ऑक्सीकरण विभव, अपचयन हो रहा होगा तो अपचयन विभव। पर ऐसा नहीं है कि जिस पर ऑक्सीकरण होता है उस पर हमेशा ऑक्सीकरण विभव ही निकलता है, फिक्स नहीं है। आप इस पर अपचयन विभव भी निकाल सकते हो, बस उसको लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा, ई उल्टा लिख दो इसको, जिंक 2+ से जिंक। तो इसको हम कह देंगे अपचयन विभव। मतलब मुझे ये समझ में आया कि चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, उस पर आप ऑक्सीकरण विभव भी निकाल सकते हो, उस पर आप अपचयन विभव भी निकाल सकते हो। ऐसे ही मैं पूछूं, बताओ इसका मैं अगर ऑक्सीकरण विभव लिखूं तो क्या लिखूंगा, ऑक्सीकरण विभव को कैसे लिखूंगा इसका, इस तरीके से। तो कौन सा विभव दिख रहा है ये, अगर मैंने मान लो ऐसे लिखा होता बेटा, कॉपर से ये, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, कौन सा विभव है ये ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन विभव है। अरे कॉपर 2+ से कॉपर हुआ है तो ऑक्सीकरण अवस्था कम हुई है इसकी, क्या बढ़ी है, बढ़ी है ना। अरे प्लस, सॉरी कम हुई है ना, 2 से कितना हुआ है, 0, कमी हुई है। तो इसको क्या कहेंगे हम, अपचयन विभव। इसको क्या कहेंगे बेटा, अपचयन विभव। और बाकी आपको दिख रहा है ना ऊपर 2+ से 0 पे गया था तो अपचयन हुआ है। और इसका मैं ऑक्सीकरण विभव निकालूं तो क्या लिखोगे आप, कॉपर से कॉपर 2+। सही है क्या, इसको क्या कह देंगे हम, ऑक्सीकरण विभव। पहली बात तो आपको इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया। इलेक्ट्रोड और उसका जो अपघट्य, इनके बीच में आयनों के अंतर के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ था उसको इलेक्ट्रोड विभव कहा था। दो प्रकार का होगा, एक ऑक्सीकरण विभव, एक अपचयन विभव। चाहे किसी पे ऑक्सीकरण हो चाहे किसी पे अपचयन हो, हम दोनों ही प्रकार का विभव दोनों जगह निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके मान हमेशा सेम आते हैं। चाहे ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव, दोनों के मान क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। भाई सेम रहते हैं तो कुछ तो डिफरेंस होता होगा, बस साइन में अपोजिट होते हैं। इनका जो चिन्ह होता है ना उसकी वैल्यू अलग होती है। सपोज अगर ऑक्सीकरण विभव का मान लेता हूं मैं V वोल्ट है, कितने वोल्टेज है इसका, V, तो अपचयन विभव का मान -V वोल्ट हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। वैल्यू सेम रहेगी, परिमाण में समान तथा चिन्ह में आप विपरीत है ना, बस अपोजिट साइन होता है और कुछ नहीं है। अगर ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव को मैं मान लेता हूँ बेटा ना, इसमें x वोल्ट, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है, जो x वोल्टेज है, तो यह ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, अरे -x। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, इसका मैंने y माना होता तो ये कितना हो जाता, -y। एक अगर जैसे दोनों में से किसी एक के बारे में पता चल गया ना, दूसरा निकालना है तो साइन को अपोजिट कर दो बस, है ना। पर देख करके पहले पता चलना चाहिए कि वो लिख क्या रहा है, ऑक्सीकरण विभव है कि अपचयन विभव है। अरे 0 से आगे जा रहा है, बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण विभव, ज़्यादा से कम पे आ रहा है तो अपचयन विभव। सही है, यहाँ भी है, 2 से 0 पे आ रहा है तो अपचयन, 0 से 2 पे जा रहा है तो ऑक्सीकरण।
उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, पहले इतना लिखते हैं फिर आगे करेंगे। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड विभव और लिखिए इसमें किसी भी इलेक्ट्रोड तथा उसके विद्युत अपघट्य में आयनों के अंतर के कारण उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे दोनों बना लो, रीड करना आना चाहिए। ये लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण विभव, अच्छा मैंने ये साथ में लिख, इसको छोड़ो बस ना, इसको बाद में लिखवा दूंगा मैं। बाकी एक बार इसको फटाफट ऐसे कैसे ड्रॉ कर लो ना, बस इसको देख के समझ में आना चाहिए कब ऑक्सीकरण विभव है कब अपचयन विभव है ना। हाँ पूरा ऐसे कैसे, हो गया भाई। ये पूरी चीजें लिखवाने का मतलब ये था, केवल इसको रीड करना आना चाहिए आपको, है ना भाई। क्या होता है कई बार स्टूडेंट ये सोच लेता है कि जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वहां हमेशा ऑक्सीकरण विभव निकलेगा, जहां अपचयन हो रहा है वहां अपचयन विभव निकलेगा, बट ऐसा नहीं है। दोनों जगह हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं और बस एक का मान पता चल जाए तो दूसरे का मान बड़े आसानी से निकल जाएगा ना। साइन अपोजिट करके वो नीचे लिखवाऊंगा अभी अलग से। बना लिया बेटा? तो लिखो, इसके बाद में लिखिए बेटा।
ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं बेटा, इसलिए इसको ओपी लिख लेना ब्रैकेट में। कई बार हम डायरेक्टली लिख दिया करेंगे इसे ना, ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी लिख दो इसको, है ना। तथा अपचयन विभव, अपचयन विभव को लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल यानी आरपी, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव का मान समान रहता है, का मान समान रहता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। अच्छा, तो इसको लिख दो बेटा, मतलब ये तो समझ गए होंगे। पर किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए, दोनों का अलग अलग कंपेयर नहीं कराऊंगा मैं, है ना, एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं मैं। एक के लिए उसका ऑक्सीजन और अपचयन सेम होगा, दूसरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। इसको लिख दो और फिर उसमें लिख दो, जैसे मैं अगर मान लो जिंक के लिए लिख रहा हूँ ना, तो जिंक 2+ से अगर मैं मान लो ये लिखूंगा, या फिर ऐसे मान लेता हूँ, माना इसके लिए अगर मान लो V वोल्ट है या X वोल्ट मान लेता हूँ ना, कितने वोल्टेज है बेटा, ये कौन सा विभव है एक बार बताओगे क्या, ऑक्सीजन विभव, है ना। तो इसका अपचयन विभव लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जिंक 2+ से जिंक, ठीक है। तो ये कितने वोल्टेज आएगा, -X वोल्ट। बस यही चीज समझाना चाह रहा था, तो एक एग्जांपल लिख देना, है ना, ठीक है। तो इस लाइन को लिख के इसको लिख दो बस। अब दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ गए होंगे ना, बस एक चीज इतना से तो समझाना था ना। हो गया। अब अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो आप इस चीज को समझना बेटा, सेल विभव, हेडिंग डाल दो, सेल विभव यानी सेल पोटेंशियल, सेल विभव, है ना। अभी तक जो निकाला था वो किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव निकाला है, पूरे सेल की तो बात करी ही नहीं हमने, सही है। ये जो निकाला था अभी तक हमने, वो कौन सा विभव निकाला बेटा, किसी एक इलेक्ट्रोड का। इस इलेक्ट्रोड का अलग, इसका अलग, यानी एनोड का अलग, कैथोड का अलग। पूरा सेल तो इन दोनों को मिला करके बनेगा ना, उसका विभव अभी तक नहीं निकाला हमने। देखो सबसे पहले IUPAC क्या कहती है भाई, IUPAC के अकॉर्डिंग नियमों का पालन करना पड़ता है ना। तो IUPAC तो बस इतना सा बताती है बेटा, IUPAC इनके हिसाब से हम, है ना, हमेशा अपचयन विभव का ही प्रयोग करेंगे। हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, अपचयन विभव। हमें मतलब नहीं है ऑक्सीकरण विभव से, निकाल तो सकते हो आप, है ना, लेकिन क्या होता है, कब ऑक्सीकरण लिखना है, कभी अपचयन, फिर ऑक्सीकरण, फिर अपचयन। इसके लिए उसने क्या किया डायरेक्ट ही, कि हमेशा आप तो अपचयन विभव का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो, अपचयन विभव का, है ना। तो अपचयन विभव का प्रयोग करो और उसके हिसाब से लिख दो वैल्यू। समझ में आ गई बात, अपचयन विभव का ही प्रयोग करना है हमें, इसके अलावा कोई प्रयोग नहीं करना, ऐसा IUPAC कहती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली किसी सेल का जो विभव होता है, ई सेल, ठीक है, इसके साथ में हम सेल लिख देंगे। देखो जिसके इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, तो उस इलेक्ट्रोड में लिखते हैं कन्वर्जन कौन सा हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा था या जिंक 2+ से जिंक बन रहा था, ये इलेक्ट्रोड विभव देख के समझ में आ रहा है। पर यहाँ डायरेक्ट सेल लिख दिया तो ये सेल का विभव है, सेल पोटेंशियल है, ठीक है। इस सेल का पोटेंशियल अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ ना, तो इस तरीके से देखो, एक तो हम अपचयन के हिसाब से लिख सकते हैं, एक ऑक्सीकरण अपचयन दोनों के हिसाब से लिख सकते हैं, मतलब सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ पहले तो, कि हम नॉर्मली केस में क्या करते हैं भाई, ऐसा है, नॉर्मल केस की बता रहा हूँ, फिर IUPAC के हिसाब से बाद में बताऊंगा ना। नॉर्मल केस में क्या होगा, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इस पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। तो हमारा काम बस, हम थोड़ा सा दिमाग में यही बात आता है, ऑक्सीकरण विभव निकाल लो,
सही है, निकल दोनों सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ऑक्सीकरण हो रहा है तो कौन सा निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण विभव। क्लियर हुई बात। इस पर क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयन वाले पर क्या निकालो बेटा, अपचयन विभव। समझ गए, जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसका ऑक्सीकरण विभव निकाल लो, जिस पर अपचयन हो रहा है उसका अपचयन विभव निकाल लो, और दोनों की वैल्यू जोड़ दो, सेल विभव आ जाएगा। दोनों की वैल्यू क्या कर दो, जोड़ दो। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ना भाई, देखो एनोड होगा एक तो, और एक होगा कैथोड, सही है ना। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ कैथोड के लिए। कैथोड का तो क्या निकालते, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन की ऑक्सीकरण, अपचयन, तो इस पे तो निकाल लूंगा मैं रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, प्लस दूसरा लिख रहा हूं मैं एनोड, ये कैथोड लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के लिए मैं निकाल लूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सही है, और दोनों की वैल्यू मैंने जोड़ दी। सिंपली मैं कहूँ कि कैथोड का अपचयन विभव और एनोड का, सॉरी कैथोड का तो अपचयन विभव और एनोड का ऑक्सीकरण विभव, इन दोनों का योग होगा, सेल विभव निकल जाता है। अब आईयूपीएससी क्या कहती है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आईयूपीएससी के हिसाब से भाई हमें क्या है ना, ऑक्सीकरण पोटेंशियल नहीं चाहिए, क्योंकि आईयूपीएससी तो ये कहती है हमेशा आप क्या निकालो, रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑक्सीकरण को रिडक्शन में चेंज कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है ना। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव, पर पता है ऑक्सीकरण को अपचयन में चेंज करोगे तो प्लस की जगह कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ऐसे लिख दूंगा मैं, ये एनोड का है, इसका भी कौन सा विभव निकाल लेंगे अब हम, अपचयन विभव। दोनों के अपचयन विभव को क्या किया हमने, कैथोड में से एनोड का माइनस कर दिया, तो इस तरीके से निकल जाएगा। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पढ़ोगे ना बुक वगैरह में, वो कुछ इस टाइप से पढ़ोगे, ठीक है। पर सीधा सीधा कहे तो एनोड का निकाल लो आप ऑक्सीकरण विभव, कैथोड का निकाल लो अपचयन विभव, क्योंकि जहाँ जो हो रहा है ना उसके हिसाब से वही निकाल लेते हैं। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण विभव निकाला, कैथोड पे क्या होता है अपचयन, तो अपचयन विभव निकाला, दोनों के मान को जोड़ दो, सेल विभव आ जाएगा। पर आईयूपीएससी कहती है नहीं, आपको हमेशा क्या निकालना है, अपचयन विभव। कोई बात नहीं, ऑक्सीकरण को अपचयन में चेंज कर लो, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, सही है ना। मतलब दोनों का ही हमने क्या निकाल लिया, अपचयन विभव, ठीक है। तो अगर मैं डैनियल सेल के लिए लिखूं, अगर मैं डैनियल सेल के लिए लिखूं, है ना, तो डैनियल सेल के लिए ई सेल में निकाल रहा हूं बेटा, ठीक। हाँ, ई सेल कैसे निकालूंगा, तो एक तो कैथोड, देखो कैथोड पे आओ, याद करो कैथोड पे क्या था बेटा, कॉपर वाला था, कॉपर वाले का अपचयन करवाना था। तो अपचयन का मतलब क्या हुआ, कॉपर 2+ से किस में कन्वर्ट हुआ, सही है क्या, है ना। तो देखते ही समझ में आ गया। अब इसमें कुछ नहीं है, ये कैथोड है और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो अपचयन पोटेंशियल मतलब अपचयन विभव निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करना है, एनोड का भी अपचयन वाला निकालना है। एनोड पे क्या हो रहा था बेटा, तो जिंक से जिंक 2+ बन रहा था, पर वो तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, उल्टा लिख दो उसको, क्या लिखूं, सही है क्या, कुछ ऐसे ही निकलेगा क्या, बताओ, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना बात, ये है ना, ठीक है। कि अपचयन विभव क्या था, ऑक्सीकरण विभव क्या था, तो ये अपचयन विभव लिखा एनोड का, ये कैथोड का अपचयन विभव, और कैथोड के में से एनोड माइनस कर दिया। और अगर मैं इसको उल्टा लिखता तो यहाँ कौन सा साइन आता, प्लस आता। मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या भाई, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, कॉपर 2+ से कॉपर माइनस की जगह प्लस कर दो, और इसको क्या लिख दो, जिंक से जिंक 2+। क्या लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये अपचयन की जगह ऑक्सीकरण विभव हो गया। तो ऐसा होता है, स्टूडेंट इसमें परेशान रहता है कि सर कभी माइनस यूज हो जा रहा है, कभी प्लस यूज हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। माइनस आ रहा है तो अपचयन विभव है, प्लस आ रहा है तो ऑक्सीकरण विभव है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो लिखो इसमें सेल विभव में ना, आईयूपीएससी के अनुसार, आईयूपीएससी के अनुसार दोनों इलेक्ट्रोडों का अपचयन विभव ज्ञात करते हैं
दोनों इलेक्ट्रोडों का अपचयन विभव ज्ञात करते हैं। तथा कैथोड के अपचयन विभव से मत लिखना ना, कैथोड के अपचयन विभव तथा एनोड के अपचयन विभव का, कैथोड के अपचयन विभव तथा एनोड के अपचयन विभव का अंतर ही सेल विभव कहलाता है। सेल विभव कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? कैथोड का, अच्छा इसको एक बार फॉर्मूले में वैसे लिख लेते बेटा ना, कि जो सेल विभव होता है ना वो क्या होता है। देखो इस तरीके से लिख दो आप, सेल विभव बराबर कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, क्योंकि इसमें क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन उसमें साफ साफ दिख रहा है ना। लिख लिया। और इसी के साथ में इसका दूसरा फॉर्मूला भी ऐसे लिखवा देता हूं आपको। बेटा लिख लिया कि पहले इसको लिख लो ना भाई, इस लैंग्वेज में क्या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सीधा सीधा दिख रहा है। ऐसे इसका और करके लिख लो, और उसमें लिखना है ऐसे, सुन लो एक बार क्या लिखोगे उसमें ना, सेल विभव बराबर कैथोड का अपचयन विभव माइनस की जगह प्लस कर देना, एनोड का ऑक्सीकरण विभव। ठीक है ना, ये लिख लो। पहले इसको लिख दिया, फिर इसके बाद लिख देना सेल विभव बराबर कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का ऑक्सीकरण विभव। माइनस की जगह प्लस कर देना, सॉरी ना, माइनस की जगह प्लस करके एनोड का ऑक्सीकरण विभव कर देना। क्या दोनों जगह थोड़ी, केवल एनोड वाले में है ना। कैथोड का अपचयन विभव प्लस एनोड का ऑक्सीकरण विभव। गलत मत करना बेटा, चाहे गलत नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें ना मैंने उसमें लिखवा दी है, सही है ना। अब आप चाहो तो इनको लिखना चाहो तो आप लिख लो आपके अकॉर्डिंग, बाकी मैंने लिखवा दिया उधर। भाई ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, बाकी ये एग्जाम्पल जरूर लिखना है, इस एग्जाम्पल को लिख लेना। ये दोनों आपके ऑप्शनल है बेटा, लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि मैंने लिखवा दिया वो हिंदी में प्रॉपर है ना। डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिख दो ना। हो गया। अब बेटा तो ये इलेक्ट्रोड विभव निकाले और सेल विभव निकाले। अगर मैं इन दोनों ही चीज़ों को, देखो आपके लिए ना एक चीज़ फिक्स कर दी कि एक तो जो विलयन आप लेते हो ना उसकी सांद्रता मैं फिक्स कर रहा हूँ कि हमेशा सांद्रता में 1 m ले रहा हूँ, मतलब उसकी जो मोलरता है वो 1 m होगी, यानी सांद्रता है 1 मोलर कंसंट्रेशन है उसके ना, 1 मोलर उसकी सांद्रता है। दूसरी बात टेम्परेचर जो है ना उस केस में
वो सामान्य ताप यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोल लो या फिर 298 केल्विन बोल लो। सही है, 25 डिग्री का मतलब 298 केल्विन ही होता है ना, सही है ना, ठीक। और तीसरी बात है बेटा, इसका जो दाब है, प्रेशर है, अगर इन केस कोई गैस काम में ले रहे हो ना आप उसमें, तो उसका प्रेशर होना चाहिए वो 1 बार होना चाहिए। यूनिट दाब की क्या है, बार, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो जो आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हो ना, उसको तो कह देंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ में आ रही है? मानक कंडीशन का मतलब है ये 3 केस है ना। इलेक्ट्रोड विभव तो किसी भी केस में निकाल लो, कुछ भी टेम्परेचर हो, कोई भी सांद्रता हो, कोई भी दाब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मानक निकालना है आपको, तो तीनों चीजें फिक्स कर दो ये, ठीक है। इस केस में जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आएगा उसको क्या कह देंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इस केस में जो सेल विभव निकल के आएगा उसको कह देंगे मानक सेल विभव। समझ गए ना, ठीक है। देखो उसमें कुछ नहीं बेटा, है ना। जैसे सेल विभव इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखा था हमने, जैसे मान लो जिंक के लिए मैं बताऊं तो जिंक से जिंक 2+ बना था। ऑक्सीकरण विभव की अपचयन विभव है, ये ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है, ऑक्सीकरण विभव है। जिंक से जिंक 2+ ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण विभव है ना। बस मानक लग गया ना, तो इसके ऊपर बस इस तरीके से नोट साइन और लगा दो। मानक लिखने का तरीका ही होता है। सेल विभव को तो हमने इस सेल से लिखा था, सही है, बस उसके ऊपर नोट लगा दो, ये मानक सेल विभव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हो जिसमें सांद्रता 1 मोलर है, ताप 25 है, दाब 1 बार है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, और उस केस में जो सेल का विभव आएगा उसको बोलेंगे मानक सेल विभव। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हेडिंग डालो, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक सेल विभव, दोनों एक साथ ही लिख लो ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक सेल विभव। लिखो, यदि किसी विद्युत अपघट्टे की सांद्रता 1 मोलर यानी 1 m लिख देना ना, कैपिटल M, सांद्रता 1 मोलर, कोमा ताप 298 केल्विन तथा दाब 1 बार हो, तो इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्टे के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको, है ना। देखो इलेक्ट्रोड विभव की जो परिभाषा थी ना, वही परिभाषा लिखी हमने। उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोड तथा अपघट्टे, इन दोनों के बीच आयनों के अंतर के कारण जो विभवांतर हो रहा था उसको ही हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोड विभव। हो गया खत्म बात। बस उसमें केस क्या कर दिया, अपघट्टे की सांद्रता इतनी, ताप इतना और दाब इतना होना चाहिए, तब जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो,
मानक इलेक्ट्रोड विभव से मानक इलेक्ट्रोड विभव से ज्ञात सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। मानक सेल विभव कहते हैं। देखो जैसे हमने ये पहले फॉर्मूला लिखा था, बस कुछ नहीं बेटा, इसमें अगर सेल विभव लिखना चाहो तो नोट लगा दो इसमें, और क्या, सही है ना, वही बात है ना, और क्या है ना, ठीक है। तो इस लाइन को लिख दो, आप समझ जाओगे ना। अरे इस बस मैंने नोट लगा दिया ऊपर तीनों में। ये सेल विभव हो गया, मानक सेल विभव बराबर, ये कैथोड का अपचयन विभव हो गया, मानक अपचयन विभव, और ये एनोड का अपचयन विभव हो गया। दोनों बस तीनों पे नोट, बस एक ही लिख दो बहुत है, सबको बार बार क्या लिखोगे ना, केवल इतना सा लिख दो आप उसमें। ई नोट सेल बराबर क्या होता है, केवल इस लाइन को लिखना बेटा, और मत लिखना कुछ भी, है ना। हो गया। डेनियल सेल का मानक सेल विभव, एग्जाम्पल में लिखो बेटा, ना। डेनियल सेल का मानक सेल विभव, डेनियल सेल का मानक सेल विभव। अब सुनो, देखो हम चल रहे हैं आईयूपीएससी के हिसाब से। आईयूपीएससी कहती है दो, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, दोनों का क्या निकालो, अपचयन विभव, ठीक है। एक तो था एनोड, एनोड पे जिंक था, जिंक से जिंक 2+ लिखूंगा तो ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा, उल्टा लिख रहा हूँ उसको, जिंक 2+ से जिंक। तो समझ गए क्या, ये क्या है बेटा, एनोड का कौन सा विभव है, अपचयन विभव, सही है कि नहीं है, एनोड का अपचयन विभव। ये जो मानक कंडीशन होती है ना, ये वाली कंडीशन, इस केस में इसका मान फिक्स है -0.76 वोल्ट, मानक कंडीशन है। बाकी कंडीशन चेंज करो तो कुछ भी हो सकता है। फिर मानक कंडीशन, ये जो कंडीशन ली है ना, इस केस में कितना होता है, -0.76 वोल्ट। क्लियर हुई बात, याद रखना है डायरेक्ट, -0.76 वोल्ट मानक स्थिति में, किसके लिए, जिंक के लिए। तो यानी एनोड का अपचयन विभव इतना होता है, किसमें, डेनियल सेल में ना, ठीक है। और दूसरा क्या था बेटा, कैथोड, इसका भी क्या निकालेंगे, अपचयन ही निकालेंगे, कैथोड का अपचयन विभव। इसको कैसे लिखूंगा बेटा, कॉपर 2+ से कॉपर, ये होता है बेटा 0.34 वोल्ट, 0.34 प्लस में आता है इसका मान, समझ रहे हो ना, ठीक है। एनोड का है ना, जो जिंक वाला है, ये तो आता है नेगेटिव में, और कैथोड वाला होता है वो होता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो पूरे सेल का विभव कैसे निकालोगे, पता है हमें, जब दोनों का अपचयन विभव दे रखा है तो कैथोड में से एनोड का माइनस कर दो, यही करते थे ना हम, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये अच्छा, इसमें बेटा है ना, ये मानक की बात कर रहे हैं तो आप इसमें मानक शब्द और जोड़ लेना ना, मानक की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें लिख देना एनोड का मानक अपचयन विभव, सही है ना। और इसमें क्या लिख दोगे, कैथोड का मानक अपचयन विभव, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं नोट लगा रहा हूँ ना, सेल का जो पूरा विभव आएगा मानक सेल विभव, है ना, वो क्या हो जाएगा, जिंक 2+ से क्या बन रहा था, जिंक 2+ से जिंक बन रहा था माइनस, ये तो हो गया एनोड का। अरे एनोड का अपचयन विभव हो गया क्या, ठीक है। पहले कैथोड का लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं वो फॉर्मूले के हिसाब से चलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। कैथोड वाला कौन सा बेटा, कॉपर, भाई फॉर्मूले में तो यही लिखते हैं ना हम, कॉपर से कॉपर, फिर उसमें से एनोड का माइनस करते हैं। एनोड वाला क्या होगा, जिंक 2+ से जिंक,
पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, जिंक 2+ से जिंक, ठीक है क्या, सही है ना, ठीक। बस अब इतना सा है, इसमें देख लो कितना कितना का, कॉपर वाला कितना है बेटा 0.34, 0.34, माइनस जिंक वाला कितना है, तो माइनस मैंने पहले लगाया है, फिर इसकी वैल्यू आ रही है -0.76, प्लस हो जाएगी तो 1.1 वोल्ट है ना, मतलब मानक सेल विभव जो होगा ना डेनियल सेल के लिए वो 1.1 वोल्ट होता है, हाँ ठीक है। अब बेटा 1.1 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। तो डेनियल सेल का जो मानक सेल विभव होता है वो कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक। पर दोनों का अलग अलग भी याद रखना है। अच्छा इस लाइन को सही कर लेना पूरी को, एनोड का मानक अपचयन विभव, फिर ये लिखना, कैथोड का मानक अपचयन विभव, फिर ये लिख देना ना, और फिर लास्ट में लिख दो सेल विभव पूरा ना। तो ये मानक केस में निकाला है अपन ने ना, इसमें भी नोट लगा लिया बेटा, इसमें लगा लिया क्या, ये मानक वाला इसमें भी लगा देना ना भाई, इसमें लगाया नहीं था, यहाँ लगा लिया होगा ना, ठीक है। मानक कंडीशन चल रही है तो नोट लगाना हमेशा ना। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होगी। अब देखो क्या होता है ना, एक अकेला इलेक्ट्रोड जो होता है ना उसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। हमने कह तो दिया उसका जो इलेक्ट्रोड विभव आता है उसको इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं हम, अकेले इलेक्ट्रोड का, पर वो पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली कि अकेली एक कोई चीज़ है और उसका आप विभव ज्ञात कर लो। जब तक दूसरा उसके साथ में रखा नहीं जाएगा तब तक वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए IUPAC ने क्या किया, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसको एक आइडियल केस मान लिया, उसका इलेक्ट्रोड विभव होता है 0, ठीक है, और उसको जोड़ देते हैं किसी के जिसका मान निकालना होता है ना, आप उसके साथ उसको जोड़ के रख देते हैं और फिर तुलना करके निकाल लेते हैं। वो 0 रहेगा, उससे ज़्यादा हुआ तो प्लस में कर लेंगे, उससे कम हुआ तो माइनस में कर लेंगे, तो उसके हिसाब से वैल्यू निकाली जाती है। तो ये क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हाइड्रोजन वाला होगा ना, ये कैसे होगा, इसकी वर्किंग क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब इसका विभव निकालने का जो तरीका होता है ना, कैसे निकालते हैं, अभी मैंने डायरेक्ट बोल दिया, तुम्हें ये याद करना है, उसमें थोड़ा सा हिंट दूंगा कि इस तरीके से समझना है, बाकी तो वैल्यू तो फिर भी याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी ना, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू है जो उसमें दिखती है, इतने वोल्टेज आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ उसके तुलना से निकाल रहे हैं हम। SHE बोलते हैं उसका ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको कल बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।